दोस्तों आदाब अर्ज़ है, अनीस अहमद खान मेरे साथ ज़ैकी फैज़ान साहब। आप देख रहे हैं कि देश में जो कुछ चल रहा है वो तो आपके सामने है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि जुडिशियरी और सरकार, केंद्र सरकार के बीच में यानी ठन गई है। लफ्ज़ ठन गई इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हालांकि कि आप तो वकील ने ठन गई तो वो तो नहीं आता है कुछ वगैरह में। ठन गई है, कई चीज़ों पे ऐसा विवाद होता रहा है, लेकिन अब कॉलेजियम के ऊपर विवाद आ गया। फाइलें वापस हो रही हैं, हालांकि अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, लेकिन फाइलें वापस हो रही हैं और पूरे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ा हुआ है और सरकार एक तरफ खड़ी है। वो उसकी नहीं सुन रहा है, वो उसकी नहीं सुन रहा है। जहाँ दो स्तंभ हैं सरकार चलाने के, देश चलाने के, हर जगह पूरी दुनिया में, उन दोनों स्तंभ में डमाडोल चल रहा है हिसाब किताब। आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपके इसके इस मामले में क्या कहना है? नहीं, देखिए अनिल साहब, ऐसा है, आई एम रियली फीलिंग कंसर्न अबाउट द टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट जी। और इधर काफ़ी वो बढ़ गई है। देखिए है क्या, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे मुल्क में जो अभी आप कह रहे थे जुडिशरी और सरकार, तीसरा स्तंभ भी है ब्यूरोक्रेसी का। तीन खंभों पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी खड़ी हुई है। एक जुडिशरी है, दूसरा लेजिस्लेशन है और तीसरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। तो अब ब्यूरोक्रेसी तो जवाबदेह सरकार के लिए है, सरकार कहीं ना कहीं उसको पकड़े में रखती है। अब कहीं ज़्यादा कर लेती है तो हम लोग चीखते पुकारते, वो अलग मसला है। सरकार की जवाबदेही भी है, सरकार कितना भी गलत कर रही है तो अल्टीमेटली उसको जनता के पास जाना है और जनता के पास जाने पर जनता उसका हिसाब किताब रखती है। अब वो फैसला गलत करती है, सही करती है, लेकिन अख्तियार है कि सरकार को उठा के फेंक दे कि तुमने क्या किया है कि नहीं। तो उसकी जवाबदेही जनता को है, ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही भारत सरकार को है और जुडिशरी को भी है। जुडिशरी तो पूरा वो करती, लेकिन जुडिशरी जो है, जो खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी जवाबदेही कहाँ है, ये मैं बहुत तलाश करने की कोशिश करता हूँ मैं खुद। इसलिए कि ट्रायल कोर्ट अगर है, ट्रायल कोर्ट ने कुछ किया तो वो तो बात पहुँच जाती है हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन, जजमेंट वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के, उससे बाहर नहीं जा सकती। और उससे बाहर जाके काम किया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता है तो ऑब्जर्वेशन उसके खिलाफ हो जाता है, तो स्ट्रिक्चर पास हो जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन और जजेस मरतबा हटाए भी गए हैं इस तरह से, लेकिन और हाई कोर्ट करे तो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर बहरहाल रहता है कदगन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करती है या कर रही है तो उसके ऊपर कदगन कहाँ, ये मैं बहुत गौर करता हूँ, तो मुझे इसका जवाब नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कोई न कोई तो गड़बड़ी है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ या आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, यानी चीफ जस्टिस तो जो सीनियर मोस्ट होता है तो चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद 1 2 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 जो जजेस थे, उन्होंने दे वर फोर्स्ड टू एड्रेस ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि साहब देखिए हो क्या रहा है और जुडिशरी के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, और पूरा उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला। ये 2015 की बात है। हाँ, मतलब खोला उन्होंने जी। और अब भी आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, उस पर वायरल हुआ है वो, उन्होंने आज ही कल दिया है, मैं समझता हूँ गोगोई ने, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। तो उनसे पूछा कि साहब, वो सीधे सीधे उसने कहा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बिल्कुल सीधा, जी न्यूज़ को दे रहे थे वो। तो उसने कहा कि एंकर ने कि भाई आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है। तो उन्होंने मालूम कहा कि भाई मैं इसका जवाब यूँ नहीं सीधे यूँ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी वो जजेस जो है कोई आसमान से नहीं आते। उन्होंने कहा करप्शन जो है वो वे ऑफ लाइफ है और उसमें यस, करप्शन इज वे ऑफ लाइफ, और उसके आगे कहा कि एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ। और करप्शन जब से करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, ये उनके वर्ड्स हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ। और जजेस डोंट कम फ्रॉम हेवन। तो उन्होंने कहा कि हैव यू गॉट योर आंसर, उसने कहा यस। तो अब जवाब तो मिल गया कि वहाँ पर क्या चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर बहुत है। आपने सीधी सीधी बात की कॉलेजियम की और उसको लेकर के टसल की, वो मैं समझता हूँ जितने भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जितने भी मुल्क में जमहूरियत में यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि मुल्क अच्छे ढंग से चले, वो सब कंसर्न फील कर रहे हैं। कॉलेजियम क्या है? देखिए, जजेस का अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 124 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट की बात उन्होंने कही, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब उन्होंने कह दिया कि साहब वेग है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई साफ बात उसके अंदर नहीं कही गई है। क्या द जजेस अंडर सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अदर जजेस को अपॉइंट करेगा तो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, ये लिखा हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जो मिनिस्ट्री फाइल भेजेगी उसी पे करेगा ना, काम करते हैं। तो मीनिंग दैट बाय दैट दे वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। नतीजा ये हुआ कि आपको याद होगा कि ये बहुत पहले से ये बहस चलती रही कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, हो पा रही है, क्योंकि उस पर सरकार का कंट्रोल है, सरकार जजेस को अपॉइंट करती है। ये सुनते होंगे। और आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने 3 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया था, और उसके बाद बहुत सारे जजेस को 3 जज ने तो इस्तीफा दे दिया था कि ये कैसे अपॉइंटमेंट किया आपने। तो वो सब बातें चल रही थी, चलते चलते तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स आए, और 1980 से लेकर के 1998 के बीच में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आए कि भाई ये सिस्टम गलत है और कुछ होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म कर दिया। वो अपना अब उन्होंने कहाँ से ड्रा किया, कैसे आ गया, वही तो लॉ मिनिस्टर यही तो कह रहा है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम आपने बनाया तो ये कहाँ से कंक्लूजन ड्रा किया कि ये गवर्नमेंट से निकल करके आपके अख्तियार में आ जाएगा। तो बीजेपी की मुखालफत अपनी जगह पर, अगर मुझसे आप कहें कि साहब आप लॉ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लॉ मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि कॉलेजियम सिस्टम अपनी जगह पर, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी अभी, जब वो अभी पिछले हफ्ते ही तो सुन रही थी उसकी इलेक्शन कमीशन की को लेकर के, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के, तो कहा कि उसमें मैंने देखा था एक दिन जज ने भी कहा, रिमार्क पेश किया कि अपॉइंटमेंट ये जो है गवर्नमेंट उसमें है और काम करते हैं। मैं उनके वर्ड्स नहीं मुझे याद पड़ रहे हैं, लेकिन ये बाद में पहुंच करके फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करें, रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट की बात, ऐसा तो इसलिए कहाँ से वो फेयर होंगे, कुछ इस तरह की बातें कही थी। नतीजा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लिए जहां कॉलेजियम सिस्टम बना दिया कर दिया, तो ज़रा सा ये भी तो कर दे कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जगह पर कोई लॉ बना दे और कह दे भाई जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े पावर्स हैं, सुओ मोटो लेते हुए भी कर सकती है, किसी जजमेंट में कोई चीज़ कह सकती है, तो किसी हियरिंग के दौरान कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगा एज ए जज, वो भी 3 साल तक कोई जा नहीं पाएगा। आपको याद होगा एनजीटी का जो ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन बना सुप्रीम कोर्ट का जज, आज रात को 12 बजे उनका अपॉइंटमेंट एज ए जज सुप्रीम कोर्ट खत्म हो रहा था, 12:01 पर, 12 बजे तक रात को जज। सुबह उठे तो चाय पी कर गए एनजीटी के ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के से ओथ ले लिया। तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट से खुद उनको मिलता है, तो वहाँ रोक लगनी चाहिए। लेकिन शायद मैं आपकी बात का जवाब सीधे सीधे आप चाहते होंगे, तो जी कॉलेजियम सिस्टम का मामला ये है, ये तो मैंने जनरल बातें कह दी। तो कॉलेजियम सिस्टम का मामला ये है कि मैं तो खुद कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी उस तरह की नहीं होनी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो खटकती है। जी जी जजेस के लड़के ही उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो इस तरह के हैं वही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं माइंड को बात स्ट्राइक तो करती है। और फिर दुनिया से अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है कि भाई आप क्या ट्रांसपेरेंसी है, इलेक्शन कमिश्नर के मामला में यही तो हुआ कि साहब आपने आज ही इस्तीफा दिलवाया, आज ही 24 घंटे में सब कर दिया, और ये बताइए कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या है। तो अब कॉलेजियम के अंदर जो है वो कैसे आप करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसकी कोई प्रोसीजर तो आप बताएं कैसे करते हैं। तो अब वो नहीं, वो कहते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा हमको होमवर्क करना पड़ता है जब हम जजेस का इंतखाब करते हैं। अब कौन सा होमवर्क करना पड़ता है देखें तो सही भाई, हम देखते हैं कि भाई ये वकील साहब टहल रहे थे, वकील साहब जज हो गए, तो अब भाई बहुत से कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो आप वैकेंसीज को डिक्लेयर कीजिए, आप एप्लीकेशन से मांगिए कि भाई कौन है जो जज बनना चाहता है हाई कोर्ट का, और उसके बाद आप इंटरव्यू करिए, कुछ प्रोसीजर आप भी अडाप्ट कीजिए ना। तो नेशनल जुडिशियल
कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया 2014 में, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था, कॉलेजियम सिस्टम की खामियां अपने आप आ रही थी और बाहर, तो ये एनडीए गवर्नमेंट जब आई 2014 में इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की और पार्लियामेंट से एक्ट पास कराया इन्होंने, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट पास कराया इन्होंने। और उसमें इन्होंने ये किया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट होगा, तो उन्होंने 124 में था अपॉइंटमेंट का मामला जो राष्ट्रपति करेगा, और फिर उसके बाद जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन से करेगा, मीनिंग बाय द गवर्नमेंट। नतीजा क्या हुआ कि वो अपॉइंटमेंट जब होने की बात आई तो उन्होंने कहा साहब नहीं, ऐसा नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो कमीशन उन्होंने पार्लियामेंट से पास करा दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कमेटी उन्होंने बनाई, कहा कि एक कमीशन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अंदर होगा, और 2 सीनियर मोस्ट जजेज नंबर 2 नंबर 3 वाले वो होंगे 3, और चौथा जो है लॉ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो होगा 4, और 2 लोग एमिनेंट पर्सनालिटीज जो होगी वो होगी, वो उसको एक कमेटी उसका इंतखाब करेगी एमिनेंट पर्सनस का, ये नहीं कोई कर ले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस और अपोजिशन लीडर, अगर अपोजिशन लीडर नहीं है उसमें वजाहत है तो जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होगा। ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो 2 एमिनेंट पर्सन्स को चुनेगी, और उसमें एक तो जनरल होगा, एक के लिए उन्होंने कंडीशन लगाया कि साहब वो जो है वुमेन होगा, या सिविल कास्ट SC ST से होगा, माइनॉरिटी से होगा, OBC से होगा, इनमें से किसी में से एक आप इंतखाब करेंगे। तो 6 आदमियों का ये कमेटी कमीशन रहेगा। अब वो जो है जजेस को अपॉइंटमेंट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं साहब ये तो गलत है। 2014 में ये पास हुआ, और 2015 में वो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुनाफी है, और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, वाइड करार दे दिया, और फिर वो जुडिशियल ये जो है कॉलेजियम सिस्टम फिर ऑफिस हो गया। तो अब जो तहसील चल रही है उसके अंदर अभी रिकमेंड करके भेजते हैं, वो उसको विदहोल्ड किए हुए लॉ मिनिस्टर, अभी उन्होंने वापस कर दिया। अभी जो बहस यहाँ चल रही थी जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, तो ट्यूसडे को तो ये अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ने बताया नहीं, और जजेस को भी पता नहीं था। ऑलरेडी वो नाम जो है 2 का अपॉइंटमेंट कर दिया, बकिया 19 नाम वापस कर दिए। इसमें यह है कि अगर एक मरतबा वापस किया गया और उसको रिट्रीट किया गया, तो ये फिर दोबारा उसको जो है उनको नोटिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन 10 नाम ऐसे थे, उसको भी वापस कर दिया उसने। तो ये तहसील है। मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रही हैं, इसका सॉर्ट आउट होना बहुत बेहतर है। और ये बात बहरहाल गौर करने की है कि सरकार तो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल है सरकार के लिए, और जुडिशरी जो है खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी भी कहीं तय होनी चाहिए कि वो कहाँ अकाउंटेबल है, कि वो जो चाहे मनमानी करेगी। तो ये भी बात तय करने की है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बना था वो सही था, मैं समझता हूँ। उसमें आगे पीछे अमेंडमेंट वगैरह की बात दूसरी है, लेकिन जजेस का सिलेक्शन उसी तरह के किसी प्रोसेस से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत मुश्किल मसला है, आपने सहल लफ्ज़ों में उसको समझाया है कि इस तरीके से होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।